इस अध्याय में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल रंगहीन द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं, जबकि उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल में सिरके के समान गंध होती है। निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुल जाते हैं, परंतु एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणु अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों के द्वारा परस्पर संगुणित हो जाते हैं और एक द्विलक का निर्माण करते हैं। इसके कारण इसका अणुभार 2 गुना होता है। एसिटिक अम्ल का अणुभार 100 डिग्री प्राप्त होता है। जब हम इसके संरचना सूत्र का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 2 अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक का निर्माण करते हैं और द्विलक के कारण इसका अणुभार द्विगुना हो जाता है। COOH समूह एक अम्लीय समूह की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि कार्बोनिल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति से कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। फलतः यह हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके उसे प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देता है। इस प्रकार COOH समूह को में जब भी हम देखते हैं तो COOH समूह में H+ आयन त्याग करके COO- समूह की अनुनादी संरचनाओं के कारण ही COOH समूह स्थायित्व प्राप्त करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक संयोजकता मुक्त, जिसके कारण एक कौन सा समूह जुड़ा होता है इस बात पर अम्ल की सामर्थ्य बहुत प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए हम 3 अम्ल लेते हैं और तीनों ही अम्लों पर विचार करते हैं। पहला, यदि हम CH3COOH में से एक हाइड्रोजन हटा दें, CH3 समूह से एक क्लोरीन जोड़ दें। दूसरा है फॉर्मिक अम्ल HCOOH और तीसरा है एसिटिक अम्ल CH3COOH। इन तीनों अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रमशः मैथिल समूह है, हाइड्रोजन परमाणु है तथा क्लोरोमेथिल समूह जुड़े हैं। इनमें मैथिल समूह +I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को घटाने वाला समूह है। फलतः वह अम्ल दुर्बल होगा। उपयुक्त श्रेणी में एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरोएसिटिक एसिड की बात करें तो क्लोरीन -I समूह के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खींच लेता है बंध में से और H+ आयन आसानी से त्याग सकता है। फॉर्मिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ केवल हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जो कि कार्बन की तुलना में कम विद्युत ऋणी तत्व है। अतः बंध युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन की तरफ अधिक होगा, किंतु मैथिल समूह के +I प्रभाव की तुलना में बहुत कम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है। अतः फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य एसिटिक अम्ल से अधिक होती है। इसी प्रकार क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरीन परमाणु बहुत अधिक विद्युत ऋण होने के कारण यह पूरा समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला होता है। फलतः कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत अधिक हो जाती है और प्रोटॉन निकलना आसान हो जाता है। अतः इस श्रेणी में के अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जब भी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऐसा कोई समूह कार्बोक्सिलेट आयन्स के जुड़ा होता है, ऐसा समूह कार्बोक्सिलेट आयन से जुड़ा हुआ हो जो उसके ऋणावेश को कम कर सके, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, तो वह उसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। यदि आयन अधिक स्थायी होगा तो यौगिक अधिक समय तक आयन के रूप में रहेगा, अर्थात एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। यदि हम COO- समूह के साथ यदि कोई एल्किल समूह जोड़ते हैं, अतः जैसे प्रोपियोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि बेंजोइक अम्ल एक प्रबल अम्ल की भांति प्रदर्शित करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण का जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। एल्कोहलों की भांति कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी OH समूह की उपस्थिति के कारण अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे अणुओं में संयुग्मन हो जाता है। एसिटिक अम्ल के विद्युत का अध्ययन से हमें ये प्राप्त होता है कि 2 अणु द्विलकीकृत हो जाते हैं और जिससे उसके अणुभार में वृद्धि हो जाती है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में
RCOOH को RCOOR- में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह एस्टर में परिवर्तित हो जाता है और OH समूह के अभाव में हाइड्रोजन बंध नहीं बनेंगे, अतः उनके क्वथनांक व जल में विलेयता के मान कम हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। जब भी हम COOH समूह की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो हम देखते हैं कि HCl और POCl3 बाहर निकलता है और RCOCl का निर्माण होता है। जब हम थायोनिल क्लोराइड या SOCl2 की उपस्थिति से क्रिया कराते हैं तो HCl और SO2 गैस बाहर निकलती है और RCOCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम P2O5 की उपस्थिति में अमोनिया से अगर इसकी अभिक्रिया कराएं तो जल का अणु बाहर निकलता है और हमें एसिड एमाइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम जब भी इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो हमें एसिड कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। एस्टरीकरण। यदि हम RCOOH समूह की क्रिया अल्कोहल से H+ आयन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। RCOOH P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकरण द्वारा एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम RCOOH की क्रिया सोडियम धातु की से कराएं तो ये सोडियम ऑक्जेलेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम प्रयोगशाला में RCOOH समूह की पहचान कर सकते हैं। RCOOH या कार्बोक्सिलिक समूह सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकालते हैं। NaOH की क्रिया। जब यदि हम RCOOH या कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी क्षार या NaOH के साथ कराएं तो सोडियम ऑक्जेलेट बनता है और जल का अणु मुक्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराने पर बुदबुदाहट के साथ गैस CO2 निकलती है जो कि हमें कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति का ज्ञान कराती है। हेल-वेलार्ड-ज़ायल्स की अभिक्रिया या HVZ अभिक्रिया भी कहलाती है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों को फास्फोरस और हैलोजन के मिश्रण से क्रिया कराते हैं जिससे अल्फा कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसे HBZ अभिक्रिया भी कहते हैं। जब फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तो अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा हो जाता है और इस प्रकार अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसकी क्रियाविधि को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम POBr3 मुक्त होता है और ब्रोमीन अल्फा कार्बन पर जुड़ जाती है जो कि जल से क्रिया करने पर पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिसमें COOH समूह का निष्कासन हो जाता है विकार्बोक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं और यह अभिक्रिया निम्न क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। जब भी हम विकार्बोक्सीकरण कराते हैं सोडा लाइम की उपस्थिति में तो Na2CO3 के रूप में गैस मुक्त होती है और एल्केन प्राप्त होता है। कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है जिससे एनोड पर एल्केन और CO2 गैस प्राप्त होती है जबकि कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है। RCOONA का विद्युत अपघटन कराने पर Na+ और RCOO- बनता है। RCOO- एनोड पर क्रिया करता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मुक्त मूलक बनाता है और मुक्त मूलक CO2 गैस मुक्त करके एल्केन में परिवर्तित हो जाता है जबकि कैथोड पर सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके और जल द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। हुंसडीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और AgBr अवक्षय के रूप में होती है और CO2 गैस बाहर निकलती है। इस प्रकार यह अभिक्रिया हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है और मरकरी की उपस्थिति में संपन्न होती है। कार्ब लिथियम यौगिकों के कार्बोनीकरण द्वारा। गिन्यार अभिकर्मक की भांति कार्ब लिथियम यौगिक भी CO2 द्वारा
कार्बोनीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जबकि हम अभिक्रिया में जब हम लिथियम की क्रिया एल्किल ब्रोमाइड से कराते हैं तो कार्ब लिथियम बनता है। कार्बन लिथियम CO2 की उपस्थिति में लिथियम से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से यदि किसी बेंजीन वलय पर प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिक ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं।